बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट ऑफ साइंस लेबॉर्ट्रीज। अब मैनेजमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले तो उसकी मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले तो बजटिंग प्रोसीजर यानी उसका मैनेज करने का तरीका, बजटिंग प्रोसीजर, इक्विपमेंट और मटेरियल फॉर लेबॉर्ट्रीज। देन जो है ना प्रिजर्व एंड स्टोर द मटेरियल्स के प्रिजर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है। फिर इंस्पेक्ट एंड रिपेयर द लेबॉर्ट्रीज इक्विपमेंट। तो फिर जो है ना इस्टेब्लिश करेंगे साइंस लाइब्रेरी इन लेबॉर्ट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। काफ़ी डिटेल स्टडी है तो कोशिश करूँगा मैं कि काफ़ी जो है ना इसको ब्रीफली जो है ना मुख्तसर वे में डिस्क्राइब करूँ। तो मोस्टली जो है मैं हेडिंग पढ़ के उनको आपको उसके बारे में 2-2 3-3 लाइनें बता दूंगा। आपने जो है ना वो कुछ मैंने ऐड भी कर दिए, तो वो आप अगर पढ़ लोगे साथ साथ तो वो आपको लिखने में, फिर इंग्लिश लिखने में यानी आसानी होगी। सबसे पहले जो स्टाफिंग, तो स्टाफिंग जो है ना मेन चीज़ है कि वो नॉर्मल होनी चाहिए, रीजनेबल साइज़ होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल या स्टाफ जो होता है साइंस डिपार्टमेंट के लिए, वो कुछ उसमें फॉलोइंग चीज़ें होती हैं स्टाफिंग के लिए। कि सबसे पहले तो स्कूल में ज़ाहिर सी बात है हेडमास्टर चाहिए, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। हेडमास्टर जो होता है वो सुपरवाइज़ करता है सबको। फिर सीनियर साइंस टीचर, क्योंकि साइंस जो 9th-10th के लेवल पे होती है यानी मैटर के लेवल पे, वो बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह काफ़ी जो है ना वो थोड़ी डेवलप होती हैं, थोड़ी जो है ना उसको काफ़ी लेटेस्ट और जो है ना एडवांस चीज़ें आती हैं। इस वजह से जो है ना वहाँ पे सीनियर साइंस टीचर होना चाहिए जिसको, ताकि लेबॉर्ट्री की भी समझ हो। फिर सीनियर सब्जेक्ट टीचर होना चाहिए जिसको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पे आप कह सकते हैं। फिर साइंस टीचर होने चाहिए अगर पॉसिबल हो तो अलग से, यानी वो लैब वगैरह को। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट या फिर अटेंडेंस होना चाहिए जो लेबॉर्ट्री का रिकॉर्ड वगैरह रखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है और वहाँ कहाँ मटेरियल वगैरह पड़े हुए हैं। अब सबसे पहले ये साइकिल बन रहा है, हेडमास्टर सबको कंट्रोल करता है, फिर सीनियर साइंस टीचर, फिर उसके नीचे जो है ना वो सीनियर सब्जेक्ट टीचर और फिर सीनियर साइंस टीचर अलग से, और फिर लैब असिस्टेंट। तो ये स्टाफिंग का क्राइटेरिया है। देन जो है अब फाइनेंस है दूसरी चीज़। पहले तो हो गया स्टाफिंग, दूसरी चीज़ फाइनेंस के, जो फाइनेंस वगैरह है, जो फंड वगैरह है, वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये इसलिए कि होना चाहिए कि क्योंकि जो है ना ये एक डिपार्टमेंट होना चाहिए या इसका प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए ताकि प्रॉपर जो है ना उसका रिकॉर्ड रखा जाए साइंस लेबॉर्ट्री का। और फिर जो है ना लेबॉर्ट्री में जो भी फाइनेंशियल एड्स वगैरह या ग्रांट्स वगैरह हों, ताकि उन सब को जो है ना वो इसमें जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ। इसलिए तो कुछ वो कंट्रीज़ के नाम बता रहा है कि ऐसे कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान जैसे, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह। इनमें जो मुंह गवर्नमेंट होती है वही स्कूल में एडिट करती है, वो उसी पे रिलाई किया जाता है, वही ऐड करती है, वही जो है ना हेल्प देती है ताकि जो है ना गवर्नमेंट स्कूलों में के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा, टीचर वगैरह और सब कुछ वही। तो इसमें सब साइंस फंड आता है जिसमें स्कूल प्राइवेट फ़ंड और स्कूल गवर्नमेंट सब्सिडी। तो कुछ जो है ना प्राइवेट लोग भी करते हैं स्पॉन्सर वगैरह, वो भी स्कूल से प्राइवेट से फंडिंग आती है और ज़्यादातर जो है ना वो गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। तो ये एक साइकिल चलता है। नेक्स्ट है जी बजटिंग के, बजट करना कि कितने जो है ना वो आपको डिमांड है, कितना इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कितने जो है ना ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से जो है ना आप बजट करते हो, आप पूरे साल का एक बजट बनाते हो। बजट होता है क्या, पहले आप उसकी इसको डिफ़ाइन करोगे कि एक जो है ना फिजिकल ईयर या 1 ईयर के लिए या कुछ स्पेशल जो है ना ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप एक जो अपनी स्कीम बनाते हो कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो इसको बजटिंग कहते हैं। इस लिहाज से जो है ना वो कहता है कि वो आपने इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइंस जो है ना ग्रांट अलॉटेड होती है, मोस्टली लिमिटेड अमाउंट होती है, आपने उसको यूज़ करने के लिए जो है ना मोस्टली जो है अवॉइड करना है कि आपने ज़्यादा नॉन एसेंशियल आइटम्स वगैरह नहीं परचेज़ करनी। क्योंकि आप जब बजटिंग करते हो तो आपको फिर हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर वे से लेनी पड़ती है और पूरे एक उस टाइम पे जो है ना अपनी चीज़ों को करना पड़ता है। तो मोस्टली जो है ना कहता है फिर आप अच्छे इक्विपमेंट जो है ना वो ज़्यादा नहीं लेते, नॉन एसेंशियल नहीं लेते, जो मोस्ट जो है ना वो डिमांडेबल होती हैं या मोस्ट जो है ना वो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, उनको आप प्रायोरिटी देते हो, उनको तो तरजीह देते हो। फिर जो है ना आप मोस्टली चीपर मटेरियल भी ख़रीदते हो कुछ चीज़ों में, क्योंकि आपने जो है ना वो बजट को उसको मैनेज करना होता है। तो ये चीज़ बजटिंग में आती है सारी स्टोरी के, ये आपने करना है। अब कुछ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में कहता है कि वेरिड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल के बजटिंग का जो लिहाज है, सबसे पहले तो आप स्टॉक को चेक करें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें मुयसर हैं, किस किस क्वान्टिटी में मुयसर हैं, तो फिर आप जो है ना न्यू परचेज़ करें। दूसरी चीज़ के हेल्प ऑफ जो साइंस टीचर आप लेबॉर्ट्री असिस्टेंट या अटेंडेंस की मदद से, सीनियर सब्जेक्ट टीचर की मदद से फाइंड आउट करें कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि एनुअल कंजप्शन कितनी है। तो ये सारे मिल के जो है ना वो जो स्टाफ वाले थे, वो सारे जो टीचर थे साइंस के रिलेटेड, वो सब अब मिल के आपको रिपोर्ट दें कि एनुअल कंजप्शन कितनी है ऑफ एंड कंज्यूमेबल आइटम्स के, आपकी एनुअल कितनी डिमांड है, आपको कितना खर्चा चाहिए एनुअल पर ईयर जो है ना ये कंज्यूमेबल आइटम्स आपके कितने रिक्वायर होते हैं।
फिर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कितना है, जो अक्यूट शॉर्टेज है, जो जिसको बिल्कुल ज़्यादा जो ना शॉर्टेज और डिमांड है उसकी। फिर न्यू ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड करता है फॉर कमिंग ईयर। फिर आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर्स दैट हैव बीन डैमेज और स्टोलन, कौन सी चीज़ें जो चोरी हो गई हैं या फिर वो डैमेज हो गई हैं या कहीं खो गई हैं। ऑब्टेन करें इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट के ऑब्टेन करें एनरोलमेंट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, स्कूल में स्टूडेंट साइंस कितने आए हैं साइंस में, या 9th-10th में, या इस तरह हाई क्लास में कितने जो है ना वो हायर लेवल पे आए हैं। फिर लेबॉर्ट्री को सुपरवाइज करते हैं, रिमेनिंग फैसिलिटीज़ देखें कि ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट का कैसे जो है ना सुपरवाइज करें उसको। सप्लाई देखें कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, गैस, फर्नीचर वगैरह सब कुछ हैं, कितना रिमेनिंग है, उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। फिर चेक करें जी करंट प्राइसेस क्या हैं तमाम आइटम्स की, और अगले साल जो है ना वो प्रोजेक्ट करेंगे, अगले साल जो है ना वो प्राइसेस फ़र्दर कमेंगे। फिर विद इन द इन्फॉर्मेशन अपटेन करें 1 to 5 आफ्टर कंसल्टेशन विद द साइंस टीचर कंसर्न के, कैसे जो है ना अगले साल तक हमें कितनी गुड चाहिए, कितना हमने प्रिपेयर करना है, लिस्ट प्रिपेयर करें। अब कुछ जो है ना लिस्ट में इंक्लूड करें कि आपको कितने कंज्यूमेबल मटेरियल्स कितने चाहिए, कैपिटल मटेरियल कौन से चाहिए, फिर जो ग्लास वेयर, प्लास्टिक वेयर एंड मेटा वेयर, यानी ये मेटल वेयर के कौन सी आपकी मेटल की कौन सी चीज़ें चाहिए, प्लास्टिक की कौन सी चाहिए, ये कांच की चीज़ें कौन सी चाहिए, कंज्यूमेबल यानी केमिकल वगैरह या सिपरेट वगैरह कितना चाहिए, कैपिटल मटेरियल कितना चाहिए। फिर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन और स्लाइड वगैरह कितनी चाहिए आपको, यानी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन वगैरह जो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल ढांचे वगैरह। फिर जो है ना गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखनी होगी। फिर ऑफिस जो इक्विपमेंट के रजिस्टर वगैरह या फिर पेंसिलें, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कौन कौन सी चाहिए आपको। फिर फर्नीचर, चेयर, बेंच वगैरह इस तरह। फिर साइंस बुक्स आपको कौन सी चाहिए ये लाइब्रेरी के लिए, तो ये सारा आपने देखना होता है। अब सबसे पहले तो होता है वर्कशॉप, टूल्स एंड इक्विपमेंट, और फिर मिसलेनियस। तो ये सारी चीज़ें आपको कितनी कितनी चाहिए। तो मीटिंग शुड होनी चाहिए क्या, कि मीटिंग शुड एक अरेंज करें हेड मास्टर, सीनियर साइंस टीचर और सीनियर सब्जेक्ट टीचर सब जो है ना क्रिटिकली उसमें रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपनी अपनी जो है ना एप्लीकेशन रिपोर्ट पेश करें, और वो उस कमिंग साल के लिए जो है ना बताएंगे कौन कौन से आइटम हमें परचेज़ करने होंगे, ताकि कंसीडर किया जाए उनके, और उनको उन चीज़ों को जो है ना वो प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाए। तो ये होती है मीटिंग का फ़ायदा होता है कि वो, ताकि अब गाइडलाइन इन प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट। तो गाइडलाइन क्या है कि हमें क्या चीज़ें जो है ना, कुछ क्वेश्चनों का ख्याल रखना चाहिए जब आप एक लिस्ट तैयार करते हो। सबसे पहले तो आपको कौन सी चीज़ें जो है ना वो अर्जेंटली नीडेड है, कौन सी चीज़ें जो इम्प्रोवाइज करनी है उनको बेहतर करना है, कौन सी चीज़ें जो है ना वो सब्सटीट्यूटेड बाय चीपर वंस हैं, और कौन सी चीज़ें जो है ना रिप्लेस करनी है अनवांटेड आइटम्स फ्रॉम होम्स, शॉप्स और स्कूल से। तो फिर मेंटेनेंस सर्विस जो है ना वो परफॉर्म करें बाय पीपल से, और व्हाट आइटम्स कैन बी मेड बाय साइंस क्लब, कौन सी चीज़ें जो है वो साइंस क्लब ने बनाई हैं। तो आप ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग कैसे करनी है आपने, तो यानी आपने ख़रीदना कैसे या ऑर्डर करना है। तो जो स्कूल का हेडमास्टर होता है यही मोस्टली चीज़ें वही हैंडल करते हैं, हैंडल्ड बाय द हेडमास्टर, बट इन सर्टन केसेस, लेकिन कुछ केस में जो सीनियर साइंस टीचर होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, क्योंकि हैवी ड्यूटी ऑफ द जो ना हेडमास्टर की बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं। इस वजह से कुछ साइंस टीचर जो होते हैं वो इसको परचेजिंग और ऑर्डरिंग का काम करते हैं। तो साथ में वो एक उसका ये बेनिफिट भी है, क्योंकि एज अ साइंस टीचर वो जो है ना बेटर रिकॉग्निशन रखते हैं, जो चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं या जो इक्विपमेंट हैं, उनकी वो बेहतरीन जो है ना वो जांच पड़ताल कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको, और अच्छे से ख़रीद सकते हैं। तो वो फिर जो भी ख़रीदे वो उसके साइन होने चाहिए, लेकिन हेडमास्टर की इजाज़त हो तभी जो है ना वो सीनियर साइंस टीचर इसको ले सकता है। तो फिर परचेज़ करें आल्सो अमाउंट मनी, जो मनी की अमाउंट है वो भी एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम अप्रूव्ड कराएँ बजट में से। फिर परमिशन आपको मिलेगी, परमिशन लें और फिर परचेज़ करने के लिए जाएँ। तो सबसे कुछ जो है ना परचेजिंग करते हुए फॉलोइंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो हैं, कि सबसे पहले तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दैट द आइटम टू बी परचेज इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आइटम। तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो न्यू हो, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो, यानी वो गवर्नमेंट कुछ बेचती है तो इसलिए जो है ना वो जो उन चीज़ों को छोड़ के बाकी हों। फिर यूजली द गवर्नमेंट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टन फिल्म्स सो अप्लाई सर्टन आइटम्स इन बल्क एट रिड्यूस प्राइसेस। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, वो और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट आती हैं, तो उन चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर परचेज ऑफ द आइटम कैन इधर भी इन बल्क और इन स्मॉल क्वांटिटी एट अ टाइम। तो एक चीज़ में आप छोटी या ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी में कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ जो बल्क में होगी वो चीपर मोस्टली जो चीज़ें हैं वो जो आप ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन जो महंगी चीज़ें हैं उनको आप इतनी ज़्यादा ना खरीदें, बल्कि
फिर ये भी डिपेंड करता है कि परचेज़ करते हुए ये भी कंसीडर करें फुली केयरफुली कि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना उनकी यूनिक नेचर, केमिकल जो परचेज़ करते हैं डिफरेंट टाइम्स अकॉर्डिंगली, सम केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फ्रेश एंड सम, तो कुछ केमिकल्स आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए होते हैं हर के प्रैक्टिकल के लिए, तो आप उनको फिर इस तरह एक ही दफ़ा उनको ज़्यादा नहीं खरीद सकते, इसलिए आपको चाहिए कि जिस तरह के केमिकल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग जो है नहीं रह सकते, तो परचेज़ करते हुए उनको आप जो है ना वो टाइम का ख्याल रखें। दूसरा ये कि वो कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, ठीक है, रन टू द मिनिमम, तो इसलिए जो है ना वो भी आपने देख के जो है ना वो अपने विजन से डिसाइड करना होता है। फिर जो आइटम्स मोस्ट एक्सपेंसिव हैं उनको जो है ना आप फ्रॉम कंपनीज दैट डील मेनली विद साइंटिफिक इक्विपमेंट, तो आप उन कंपनी से ख़रीदें जो मोस्टली जो है ना वो साइंटिफिक इक्विपमेंट को जो है ना वो डील करती है, क्योंकि जो आप लोकल शॉप वगैरह से खरीदेंगे तो वो आपको महंगी परचेज़ होंगी, वो आप महंगी बाई करनी पड़ेंगी। अब प्रोसीजर ऑफ परचेज़ क्या होता है, तो फॉलोइंग जो प्रोसीजर ऑफ परचेज है, सबसे पहले तो आता है क्योटेशन के सर्टन आइटम जो है ना वो नॉट अवेलेबल फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एजेंट्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एजेंट्स के वगैरह जो है ना वो मिलना बहुत मुश्किल होती हैं, तो इसलिए जो है ना नॉर्मल आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट करना होगा लोकल एजेंट को फॉर द कोटेशन ऑफ प्राइसेस फॉर द आइटम रिक्वायर, तो जो आइटम आपको रिक्वायर है आप उनकी प्राइसेस वगैरह आप उनको बताएंगे, वो उस लिहाज से आप प्राइसेस और फिर जो है ना क्वांटिटी वगैरह लिख के आप भेजेंगे तो वो ऑर्डर में आ जाएंगी। फिर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, आपने सिलेक्शन सप्लायर्स की करनी है कि कौन आपको जो है ना वो सप्लाई करेगा, तो व्हेन ऑल द कोटेशन हैव बीन रिसीव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज द टू सिलेक्ट सप्लायर्स, यूजुअली डिफरेंट सप्लायर्स, तो मोस्टली जो है ना वो डिफरेंट सप्लायर्स डिफरेंट चीज़ के लिए होती है, कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है ना वो प्लास्टिक के कुछ केमिकल्स को डील कर रहे हैं, कुछ प्लास्टिक वेयर या कुछ ग्लास वेयर को डील कर रहे हैं, तो वो फिर उस लिहाज से आपने सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है या किस कंपनी ने अच्छा मटेरियल लगाया होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्डरिंग करना, तो अब आपने जो है ना सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद आपने अब करना है ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए आपने जो है ना एक बना के चीज़ लिस्ट बना के वो सेंड करनी होती है, और साथ में आप खुद एक कार्बन कॉपी जो है ना वो प्रॉपरली रख फिल्ड होनी चाहिए, फाइल्ड होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर की हैं। देन फोर्थ नंबर है एक्नॉलेजमेंट, कि आप एक कंपनी को सेंड करते हो एक्नॉलेजमेंट लेटर, और उसको स्कूल्स एट वंस हैज़ रिसीव द ऑर्डर फॉर्म, तो ऑर्डर फॉर्म में आप रिसीव करते हो और फिर जो है ना उसको एक्नॉलेज करते हो कि लेटर शुड बी फिल्ड टुगेदर विद द ऑर्डर फॉर्म में वो हो जाए उसको, ताकि एक्नॉलेज करें आप, फिर ताकि वो आपके पास सबूत भी रहे, प्रूफ भी रहे, और आप जानते भी हों। फिर डिलीवरी कैसे करनी है, तो कंपनी को जो है ना वो रेडी हो डिलीवर करने के लिए, तो आप उसको नोट पर भेजें कि कौन से स्कूल का एड्रेस वगैरह टाइम वगैरह भेजें, कि कौन से टाइम पे जो है ना वो स्कूल ओपन होगा, तो कौन से टाइम इजीली वो जो है ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ना वो ऑर्डर की क्वांटिटी वगैरह या उसकी जो है ना वो शुड भी जो है ना वो गुड क्वालिटी होनी चाहिए, उसका पैकिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, तो ये चीज़ें जो है ना आपने उसको लेटर में लिखनी होती हैं। और जो नोट शुड गैन बी फाइल्ड टुगेदर विद द रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये भी रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, यानी आपने पूरा रिकॉर्ड भी साथ रखना होता है, ये मेन चीज़ वो बता रहा है। अब रिसीट ऑफ गुड्स के गुड्स की रिसीट जो है वो 3 कापीज़ ऑफ डिलीवरी नोट्स, 3 कापीज़ होनी चाहिए सेम एज वो, तो हर चीज़ की 3 कापीज़ होनी चाहिए, एक जो है ना वो आप दे रहे हो जिनसे आप बाई कर रहे हो, एक खुद रख रहे हो, एक कापी जो है ना वो स्कूल के लिए डिलीवरी नोट एक स्कूल के लिए होनी चाहिए, ताकि एक जो है ना वो गुड मस्ट बी चेक के आपको रिकॉर्ड रहे। फिर इनवॉइस होती है कि अपॉन रिसीट ऑफ इंडोर्स्ड डिलीवरी नोट्स के जो नोट्स आपने भेजे कंपनी उनको सेंड द इनवॉइस टुगेदर विद कॉपी ऑफ इंडोर्स्ड डिलीवरी नोट टू द स्कूल फॉर पेमेंट, तो पेमेंट के लिए वो फिर स्कूल में भेजे इनवॉइस कि आपने क्या क्या करना है, और जो सीनियर साइंस टीचर हैं वो शुड चेक द इनवॉइस अगेंस्ट द प्रीवियस कोटेशन फ्रॉम द सप्लाई, तो वो फिर प्रीवियस वाली से उसको मैच करके चेक करें। स्टोरेज एंड जो प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स, कुछ जो मटेरियल्स हैं उनको आपने स्टोर कैसे करना है या उनको प्रिजर्व कैसे कर लेना है, तो टाइप्स ऑफ स्टोर, सबसे पहले तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं स्कूलों में जो है ना वो डिफरेंट सेकेंडरी लेवल पे वो कहता है कि मेन स्टोर होते हैं, डिस्पेंसिंग स्टोर होते हैं, तो इसलिए साइंस सेक्शन में जो है ना वो मेन स्टोर होता है, उसके लिए मटेरियल जो है ना वो एप्लीकेबल है, ताकि टीचिंग स्कूल में जो है ना एक टीचिंग इन द स्कूल में ईजी हो। फिर जो कुछ छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ होते हैं वो नॉट अलाउड फ्रॉम द मेन स्टोर से नहीं उनको अलाउड किया जाता कि वो ले जाएँ, जैसे कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोर अब क्या होती हैं, तो एक तो वो आइडियली मेन साइंस स्टोर हो कि उसमें जो है ना लोकेटेड एट द रेयर ऑफ द बिल्डिंग एंड एट द ग्राउंड फ्लोर कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ताकि इजीली वहाँ पे जो है ना कन्वीनियंस हो, चीज़ें जो है ना वो इजीली वहाँ पहुँच जाएं और इजीली वहाँ पे स्टोर हो जाएं। दूसरा, स्टोर इतना लार्ज हो सके वहाँ के नेसेसरी जो स्टॉक है वो इजीली स्टोर किया जा सके और वहाँ पर ट्रॉलीज वगैरह भी मुयसर हों।
अब सिस्टम ऑफ लोकेशन कैसे जो है ना आपने डिसाइड करना है। तो सिस्टम ऑफ लोकेशन में वही है कि उसमें स्टोर रूम्स हों, प्रिपरेशन रूम्स हों, वर्कशॉप्स हों, स्टोर स्पेस हो, कैबिन्स वगैरह हों, कबर्ड्स वगैरह हों, शेल्फ वगैरह हों, रैक्स वगैरह हों। सिस्टम लोकेशन के ऐसी चीज़ें वहाँ शेल्फ लगी हुई हों ताकि इजीली चीज़ें जो है ना जितना आप लिख सकते हो लिख लेंगे। सिस्टम ऑफ लोकेशन ये हो कि उसमें शेल्फ वगैरह हों, उसमें जो है ना बेंच वगैरह लगे हों ताकि हर चीज़ के लिए जो है ना ऑन प्लेस हो, उसकी स्पेसिफिक प्लेस हो हर टाइप के मटेरियल के लिए, ताकि जो है ना वो इजीली स्टोर किया जा सके। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन स्टोर्स, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अब स्टोर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मोस्टली लिस्ट होगी कि कौन सी चीज़ें आपने ऑर्डर की हैं, कब की थी, कब जो है ना वो उनकी डेट क्या है, इस तरह के जो है फिर जो है ना एक्सेप्ट जो लेबॉरेटरी स्टाफ हैं उसके अलावा उनको कोई किसी पर्सन को जो है ना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है कि वो स्टोर के अंदर जो है वो दाखिल हो। तो इसके लिए वो आपको कहते हैं कि फॉलोइंग कुछ जो है ना वो कैप्ट माइंड होने चाहिए, कि कुछ चीज़ें जो माइंड में रखनी चाहिए जब डॉक्यूमेंट करें, यूजली कैप्ट इन द स्टोर। कोटेशंस वाले होने चाहिए, ऑर्डर आपने क्या किया है, पहले तो आपने कोटेशन के आपको डिमांड किया, आपने वो चीज़ें देखी, आपने फिर परचेज़ क्या क्या करना है, फिर ऑर्डर आपने क्या क्या किया था, फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर कि किस कंपनी से किया था, फिर जो है ना डिलीवरी नोट्स के डिलीवरी आपने कैसे करवाई थी, कब करवाई थी, फिर इनवॉइसेस क्या हैं, और फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स क्या थे और कैटालॉग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, पम्फलेट्स वगैरह होने चाहिए, बुक्स वगैरह बनी हुई होनी चाहिए, स्टॉक कार्ड्स होने चाहिए, अदर्स और कुछ केमिकल्स वगैरह। अब सबसे पहले आते हैं केमिकल। तो केमिकल दो तरफ के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल। केमिकल का मोस्टली कंसर्न है केमिस्ट्री के साथ। तो केमिकल जो है ना वो कहते हैं कि फ्लेमेबल भी हो सकते हैं, कंबस्टिनेबल भी हो सकते हैं, हाइड्रोस्कोपिक भी, पॉइजनस भी हो सकते हैं, डेलिक्विड्स भी हो सकते हैं। तो कैटेगरीज मेनली इनकी टू दो हैं, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में वो कहता है कि ये नेम जो है ना मोस्टली अरेंज अंडर द नेम ऑफ द मैटर के नाम से इनको अरेंज किया जाता है, ये शेल्फ में लेबल किए जाते हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये जहन जैसे कुछ डबल कंपाउंड में जैसे अमोनियम निकल है, सल्फेट है, फेरस अमोनियम है, सल्फेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है, इस तरह कुछ जो है ना कन्फ्यूजन भी होती है। तो आपने उनके ऊपर नाम वगैरह लिख लेने होते हैं, उनके स्टॉक की उस लिस्ट भी एक प्रिपेयर कर लेनी होती है, ठीक है, एक लिस्ट रखी होती है, और जो उसके ऊपर है उसके ऊपर जो है ना लेबल भी होता है कि ये इस बॉटल में या इस जो है ना वो जो ग्लास वेयर है, मोस्टली जो है ना ग्लास बॉटल यूज़ करते हैं इसके लिए केमिकल स्टोर करने के लिए, तो उसके ऊपर लिखा होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं जी ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स अब जो है ना ये मोस्ट डिफिकल्ट स्टोरेज होती है ऑफ द दीज केमिकल इन क्लासेस। ये मोस्टली क्या होते हैं, अल्कोहल है, ईथर है, एसिड है, मे बी कन्वीनियंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब्सटेंस। तो इनकी जो है ना स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है ना इनको मोस्टली नाम से अरेंज करते हैं, कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और ताकि एक तो लिस्ट होती है और दूसरा इनको एक शेल्फ में प्रॉपर जो है ना बताया जाता है कि इधर ऑर्गेनिक है, इधर इनऑर्गेनिक है। फिर है ग्लासवेयर। ग्लासवेयर में आप कौन सी चीज़ें आती हैं जी, जो चीज़ें यानी कि कांच वगैरह की बनी होती हैं, शीशे वगैरह की, जैसे पीपट बीरूट वगैरह। तो इनको जो है ना ये ग्लास ऑपरेटर्स होते हैं, इनको स्टोर शुड भी स्टैंडर्डाइज एज फॉर एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो इनको अच्छे से जो है ना वो स्टोर किया जाता है। इनको हाई प्लेस पर ज़्यादा नहीं किया जाता और ना इनको मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये मेटल आर्टिकल्स के साथ बिल्कुल इनको मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि इनके ब्रेकन होने के चांसेस होते हैं, और स्मॉलर पीसेज इन फ्रंट हो। आपने जो है क्या करना होता है कि स्मॉलर पीसेज आगे रखने थे और लार्जर पीछे, क्योंकि जो है ना वो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इनको भी आपने लेबल किया होता है। फिर ग्लास ट्यूबिंग एंड रॉड्स वगैरह जो होते हैं, जो ट्यूब्स वगैरह या रॉड्स वगैरह होते हैं, आप उनको भी जो है ना वो एक प्रॉपर वे से स्टोर करते हो। हॉरिजॉन्टल स्टोरेज की जाती है उनके लिए, अनडाउटली उनके लिए बेस्ट है हॉरिजॉन्टली स्टोर करना उनको। जो ट्यूबिंग है वो मस्ट बी सपोर्टेड अलोंग इट्स लेंथ टू प्रिवेंट सैगिंग, इन विच ऑफन नोटिसेबल इज ग्लास ट्यूबिंग विच इज़ हैज़ बिन स्टोर्ड वर्टिकली लार्ज डायमीटर। कुछ को वर्टिकली हो जिनका लार्ज डायमीटर हो, और इनको केयर से रखना पड़ता है। फिर प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो स्टोर की जाती हैं अवे फ्रॉम द हॉट सोर्स, इफ़ इट इज़ ब्रिटल इट शुड नॉट बी स्टोर विद हैवी अपरेटस। तो प्लास्टिक की चीज़ें हैवी अपरेटस के साथ नहीं स्टोर की जाती, क्योंकि वो डिफॉर्म होते हैं, उनकी शेप चेंज हो सकती है, तो इनको जो है ना अलग से एक स्टोर किया जाता है। फिर मेटल्स जो हैं, मेटल के जो होते हैं वो मोस्टली जो वेयर्स हैं मेटल के, वो मेटल वेयर सच एस क्लम्प्स हैं, बोस हेड है, ट्राईपोड स्टैंड है वगैरह, बॉन्सन जो है बर्नर्स, इन चीज़ों को जो है ना अलग से स्टोर किया जाता है। एक ही जगह पे इन मेटल की चीज़ों को रखा जाता है ताकि इनको मेंटेनेंस किया जाए, इनको क्योंकि रस्ट वगैरह लगने का खतरा होता है, डेंजर होता है कि ये अगर नमी वगैरह को टच करके तो इनको रस्ट लग सकता है, इस वजह से, या क्रूडेड हो सकते हैं। तो इस लिहाज से इनको बचाने के लिए जो है वो अलग से स्टोर किया जाता है और उनको मेंटेनेंस भी किया जाता है। फिर अपरेटस है कुछ चीज़ें कि जो लेबॉर्ट्री में यूजली कैप की जाती हैं, जैसे ड्रॉर्स या ट्रेज वगैरह हैं, जिनमें मोस्टली जो है ना वो प्रिजन वगैरह या छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इनको फिर जो है ना सामने से कहीं पर लेबॉर्ट्री में जो है ना वो न्यूमरस स्मॉल आइटम्स इनमें फाउंड की जाती हैं ट्रेज वगैरह में।
तो ये इनको रखा भी जो है ना वो फ्रंट पे रखा जाता है ताकि इजीली आप वहाँ से पिक कर सकें। फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह हैं कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह जो है ना वो स्टोर किए जाते हैं इन ग्रुप में ताकि जो है ना वो फ्यूम्स वगैरह केमिकल्स वगैरह से दूर रहें, जैसे कि वॉल्व्स, ट्रांजिस्टर एंड अदर जो डेलिकेट चीज़ें हैं उनको रैप भी करके रखा जाता है केसिंग्स वगैरह में, ताकि जो है ना वो उनको कोई डेंजर ना हो। तेरा नेक्स्ट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबॉर्ट्री एंड इक्विपमेंट। तो लेबॉर्ट्री में जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, केमिकल्स वगैरह होती हैं, उनकी इंस्पेक्शन भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि वो डैमेज ना हों, उनको कोई जो है ना उनको प्रिवेंट किया जाए डैमेज से या उनको लॉस से, उनकी एक्सपायरी से, ताकि आपको प्रॉपर जो है ना इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम के साथ साथ जो है ना प्रेस्टिव टाइम आपको उनको इनकी इंस्पेक्शन करनी चाहिए और उनकी मेंटेनेंस की भी टेक केयर करनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो है ना यही एफिशिएंट है तभी जो है ना वो वर्क ताकि उनकी बेस्ट रहे और उनको आप एक्टिव रखें। कुछ चीज़ें जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होती हैं। अब लेबॉर्ट्री इंस्पेक्शन में क्या कहती है, सबसे पहले इंस्पेक्शन बुक हो कि ईच जो लेबॉर्ट्री है उसमें इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब जो है ना इंस्पेक्शन मेड की गई है, फिर रिपेयर कब हुए हैं आइटम्स को, जैसे लाइक विंडोज़ वगैरह, गैस टैप्स वगैरह और फर्नीचर वगैरह को आप प्रॉपर चेक करते रहें, और जो चीज़ जो है ना वो फॉल्टी हो, जो चीज़ जो है ना वो डिसेबल या आप नॉर्मल प्रॉपर वैसे ना वे कर रही हो उसको आप रिपेयर करें जो जब ज़रूरी हो। फिर पेंट वर्क होना चाहिए कि उसमें लैब में जो है ना पेंट वर्क हो, टच अप्स ऑफ पेंट वर्क ऑफ द लेबॉर्ट्रीज एंड फैसिलिटीज टू चेक डिटोरिएशन अनटिल द यूजुअल जनरल पेंटिंग कैरिड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी प्रॉपर स्कूल की पूरे की होती, लेकिन फिर भी आप लैब की जो है ना वो देखते रहें और उसमें अटैच रहें, लैब की जो है वो पेंटिंग वगैरह करवाते रहें। फिर लाइटिंग का ख्याल रखें कि उसमें जो है ना वो प्रॉपर लाइट है। मोस्ट जो लेबॉर्ट्रीज हैं हैव ग्लास लोअर्स, तो उनमें ग्लास लोअर्स होते हैं, तो ग्लास पेन्स या आर यूज्ड सनलाइट ऐसा गेट्स, तो सनलाइट उसमें प्रॉपर आती हो, लाइट प्रॉपर जो है ना उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह का भी ज़रूरत होती है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह की प्रॉपर जो है ना बेंच टॉप्स एंड गिव डिस्ट्रैक्टिंग ग्लेयर्स। तो ये जो लाइट की प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करना होना चाहिए, ताकि जो कुछ चीज़ों के लिए जो है ना वो लाइट भी ज़रूरी होती है और कुछ के लिए जो है ना वो लाइट डेंजरस होती है, तो इसलिए जो है ना वो जो केमिकल्स हैं सर्टन तो उनके लिए, तो वो भी इस बात का भी जो आपने ख्याल रखना होता है। फिर वेंटिलेशन यानी हवा वगैरह का आपने प्रॉपर ख्याल रखना होता है कि सिंस लेबॉर्ट्रीज रिक्वायर गुड वेंटिलेशन, स्पेशली द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री जो होती है वहाँ पे वेंटिलेशन का बहुत अच्छा हो, वहाँ पे जो गुड प्रैक्टिस टू कीप जो है ना डोर्स एंड डोर्स ओपन, तो सीलिंग फैंस वगैरह हों, संक्शन फैंस वगैरह हों, ताकि जो है ना वहाँ पे हीट वगैरह ना स्टोर हो, और दूसरा वो केमिकल की जो स्मेल वगैरह है, जो फॉल स्मेल वगैरह है वो बाहर निकलती रहे, तो इससे जो है ना वो उसके अंदर का माहौल और टेम्परेचर दोनों मैनेज रहेंगे। फिर वाटर सिस्टम प्रॉपर हो ताकि पाइप वगैरह गुड कंडीशन में हो, प्रॉपर जो है ना गैल्वेनाइज्ड हों चीज़ें, आयरन पाइप या प्लास्टिक पाइप यूज़ किए जाएँ, ड्रेनेज जो है ना वो बेहतरीन बेस्ट ड्रेनेज का निज़ाम हो, ठीक है, सिस्टम गुड हो, क्योंकि जो है ना वो कुछ चीज़ें आपने बाहर डिस्पोज करनी होती हैं, तो इसलिए फिर वाटर टैप्स जो है ना वो वर्किंग कर रहे हों प्रॉपर, रेगुलर इंटरवल पे उनको चेक करें बेसिस पे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती हैं, कभी भी आपको जो है ना वो डेंजर्स की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में जो है ना वो ज़रूरत पड़ सकती है, डिमांड आ सकती है या फिर उसकी नीड होती है, तो इसलिए जो है ना रबर वार्निश वगैरह जो है ना प्रॉपर वाटर टैप को अच्छे से यूज़ किया जाए। सिंक स्टूडेंट जो हैं, सिंक स्टूडेंट्स उनकी टेंडेंसी होती है टू थ्रो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इनटू द सिंक डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स टू स्टॉप द बैड प्रैक्टिस, ताकि जो है ना बैड प्रैक्टिस से बचाने के लिए कुछ चीज़ें सिंक करना ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए जो है ना वो सिंक प्रॉपर होना चाहिए। फिर ड्रेन्स एंड पाइप्स का प्रॉपर जो है ना वो नेटवर्क सही हो, जो है ना ड्रेन्स करें। मोस्ट केमिस्ट्री जो है ना केमिस्ट्री लेबॉर्ट्रीज हैव सेंट्रल ड्रेन्स विद करंट स्लैब कवर्स उनके जो ड्रेन रिक्वायर करते हैं वो पीरियाडिक फ्लशिंग हो, क्लियर जो है ना डार्ट हो, केमिकल ड्रॉप हो, कि उनमें पाइप वगैरह में से जो है ना केमिकल्स वगैरह जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर जाते रहें, ड्रेन होते रहें। वेस्ट सम्प लेबॉर्ट्री हों कि यूजली जो है ना वेस्ट इज़ यूजली ट्रैप इन ए वेस्ट सम्प रेगुलरली क्लीन आउट, तो हर 6 मंथ में तकरीबन ज़रूरी जो है ना वो वेस्ट सम्प लेबॉर्ट्री हों कि कुछ चीज़ें जो जम जाती हैं। गैस सिस्टम जो है ना मोस्ट स्कूल लेबॉर्ट्री का वो पाइप्ड गैस होता है, तो इसलिए जो है ना उसमें LPG यानी ब्यूटेन गैस वगैरह या पोर्टेबल जो है ना गैस बर्नर्स वगैरह लगे हों। LPG सिलेंडर जो है ना उनको कबर्ड वगैरह के अंडर लेबॉर्ट्री बेंचेस में रखा जाए। फिर गैस टैप्स जो होते हैं उनको जो है ना वो पाइप को परमानेंटली फिक्स किया जाए बेंच टॉप पे, और जनरली जो है ना ईच गैस टैप को जो है ना वो कैरी 2 टैप्स प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम गैस टैप्स आर। अब जो गैस टैप्स में प्रॉब्लम अराइज सकते हैं वो कहते हैं 2 गैस टैप ज़रूरी होनी चाहिए, एक ख़राब हो सकता है। अब ये जम्प स्टॉप कॉक के दिस इज़ ऑफन ड्यू टू पूर लुब्रिकेशन और केमिकल क्रोइन, तो इसमें केमिकल क्रोइन हो सकता है या लुब्रिकेशन वगैरह, जिसकी वजह से वो जो है ना उसमें उसके जो पोर्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे गैस के जो टैप के, वो जो है ना क्लोज हो सकते हैं, तो इसलिए जो है ना उनको प्रॉपरली रिमूव होना चाहिए, उनको साफ़ करते रहें सिरिंज वगैरह से स्प्रिंग में। तो वो कहता है स्टेप सॉकेट
एंड इस तरह। फिर जो है ना फॉल्टी जो लॉकिंग गैस ट्रैप्स होते हैं उनको जो है ना वो लॉकिंग सिस्टम, बिल्ट इन लॉकिंग सिस्टम के तहत वो किए जाते हैं। उनकी रॉन्ग फिटिंग जो है ना या असेंबली वगैरह जो है वो नॉन लॉकिंग गैस ट्रैप बना सकती है उनमें, फिर जो है ना वो लीकेज आ सकता है। गैस बर्नर्स जो मोस्ट होते हैं तो स्कूल यूज़ करता है मोस्टली बंसन बर्नर्स को। ये जो है ना ट्रबल फ्री होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये होते हैं इतना ज़्यादा इनमें ट्रबल नहीं आता, और ट्रायल एरर से जो है इनको ये कनेक्टेड होते हैं, और ये प्रॉपर जो है ना वो इनका इतना डेंजर भी नहीं होते। फिर गैस टैंक्स वगैरह जो होते हैं दीज जो है ना सिग्निफिकेंट कहते हैं ब्यूटेन हाई प्रेशर पे। ये टैंक जो है ना ऑफन कैप्ट किए जाते हैं। रेगुलर चेक्स ऑफ टैंक्स पाइप्स एंड गैस कॉक्स एंड मस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड अप्लायंसेज, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग और अप्लायंसेज जो है बहुत केयरफुली इनकी इंस्पेक्शन कीजिए और उनको मेंटेन किया जाए, ताकि जो है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिकली चीज़ें होती हैं ये डेंजरस भी हो सकती हैं। बेनिफिट तो हैं इनके। तो सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स, वो कहता है जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको करेक्ट वे से क्योंकि जो है ना फॉर देयर सर्किट, उनको सर्किट के लिए बहुत करेक्ट वे से जो है ना कैरी किया जाए, बहुत करेक्ट वे से उनको कनेक्ट किया जाए। इनकरेक्ट जो फ्यूज़ हैं वो इग्नोरेंस और काज कर सकता है पोटेंशियल हज़ार्ड इन द लेबॉर्ट्री। फिर स्टॉक एंड जो प्लग्स हैं उनको जो है ना सॉकेट और प्लग्स को वगैरह को बहुत अच्छे से उनको जो है ना ऊपर से एक तो कवर हो, फिर जो अगर कोई फॉल्टी हो फॉल्टी करें आप तो उनको रिप्लेस कर लें। फिर जो है ना टाइपिंग विद इंसल्टिंग, जो इंसल्ट करते हुए आप टेप्स जो होती हैं उनको ओनली भी टेम्प्रेरी मेजर के लिए रखें। फिर जो है ना जो सॉकेट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करें ताकि इंश्योर करें कि वो ब्लैंकेट वगैरह या थ्रू प्रोलॉन्ग यूज आर बिकम लूज। तो उनको यानी प्रॉपर सी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं तो डेंजरस भी हैं, तो इसलिए इनको जो है ना वो प्रॉपर वे से आपने करना होता है। इनमें ज़रा भी आप क्रैक वगैरह देखें, फॉल्ट वगैरह देखें तो उनको रिप्लेस कर लें। फिर वायर जो मोस्ट है बेहतरीन वायरिंग सिस्टम जो है कंटेक्ट करें, क्योंकि जो है ना वो प्रोटेक्टेड हो, जिसमें जो है ना वो कोई वायर वगैरह जो है ना वो नेकेड ना हो, क्योंकि वो जो है ना वो डिटोरिएशन ना हो, क्योंकि वो डेंजरस हो सकती है। स्कूल में ओवन्स वगैरह जो है ओवन स्कूल वो कहता है कि ड्राइंग ग्लासवेयर या स्पेसिमिन या इवन द ऑपरेशन ऑफ केमिकल सोल्यूशन जो है ना ओवन यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली, तो इसलिए जो है ना इनको भी प्रॉपर वे से जो है ना वो फ्रीक्वेंट इनकी चेकिंग और क्लीनिंग करते रहें, एसेंशियल है। और इनको इनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इनको पेंट वगैरह करते रहें ताकि इनको क्रूजन वगैरह ना हो। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र जो है उनकी भी प्रॉपर आप जो है ना वो प्रोलॉन्ग, अगर आपने वर्किंग देखनी है, आपने लॉन्ग टाइम के लिए उनको रखना है गुड कंडीशन में, तो आपने फिर उनको उनकी रिपेयर उनकी जो है ना वो चेकअप उनका प्रॉपर जो है ना वो मेंटेनेंस करवाते रहे, उनको रिपेयर करवाते हैं। मोस्टली यही सब चीज़ों के वो बता रहा है। फिर जो है ना उनकी गैस वगैरह हर चीज़ जो है ना उनकी स्क्रैच ना उन पे आए, सरफेस को जो है ना उनको कवर रखें, उनके ऊपर केसिंग वगैरह रखें। डिस्टिलेशन एंड जो है ना डीआयोनाइज़र, तो इस तरह इलेक्ट्रिक जो डिस्टिलेटरी होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोड्यूस डिस्टिलेटेड वाटर, फ्रीक्वेंट डिकॉलिंग ऑफ द हीटिंग एलिमेंट मस्ट बी कैरिड आउट, दिस डिक्लाइनिंग विल इम्प्रूव, तो इम्प्रूव हो। अब लेबॉर्ट्री फर्नीचर का टेक केयर करें, जिसमें बेंच आते हैं, कबर्ड्स, कप, चॉक बोर्ड एंड कर्टन्स वगैरह के पर्दे वगैरह जो भी उसके फर्नीचर में आ रहा है। यानी अब सबसे पहले बेंचेस हैं तो बेंचेस का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो बेंचेस हैं उनको वेल मेंटेन रखें, एवरी जो है ना हर साल उनकी रिपेयर वगैरह करवाएं। जो जिसकी जो टॉप या लेग्स वगैरह हार्डवुड की बनी होती हैं, क्योंकि तो अगर वो साइड पैनलिंग हो या ड्रॉज वगैरह या कपड़ वगैरह में कुछ भी प्लाईवुड की हों तो उनमें कुछ भी जो है ना थोड़ा सा भी डैमेज आए तो उसको ज़रूर जो है ना वो ड्रैग करने से, स्टूडेंट के ड्रैग करने से वो कहता है कि वो डैमेज हो सकते हैं, तो उनको आप हॉट ऑब्जेक्ट या उनको पानी में भी प्लेस ना करें, क्योंकि शीट वगैरह होती है मोस्टली, इसलिए जो है ना उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये जैसे आम लाइफ में जो है ना स्कूलों में करते हैं कि वो अंदर रख देते हैं उनको, कीप जो है ना वो उनको मॉइस्चर से दूर रखें, कीप अवे देम फ्राम मॉइस्चर, कीप अवे देम फ्राम की कंट्रोल ड्रैगिंग को जो है ना वो स्टॉप करें, नॉट परमिट करें कि ड्रैग किया जाए उनको, क्योंकि ये वो चीज़ें इनको डैमेज कर सकते हैं। फिर स्टूल्स वगैरह जो होते हैं, स्टूल्स वगैरह की भी जो है ना मोस्टली वही बता रहा है कि वो जो टॉप्स होते हैं या वुडन और मेटल के लेग्स होती हैं, तो इसलिए इनकी भी मेंटेनेंस वगैरह जो है ना वो सैंड पेपरिंग से इनकी लेग्स वगैरह को जो है ना वो आप वॉश करें, क्योंकि उनको जो है ना क्रूजन वगैरह हो सकता है। और जो जहाँ पे वुड लगी हुई वहाँ पे उसको मेंटेनेंस रखें प्रॉपर, जो है ना वो टेक केयर करें कि वहाँ से कोई पिन वगैरह या जिसको कील वगैरह कहते हैं वो बाहर ना निकले, ताकि जो है ना वो डेंजरस हो सकती है। जो चॉक बोर्ड वगैरह हैं उनका भी केयर करें। अब तो वैसे वाइट बोर्ड वगैरह यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो उनको एडिक्वेट मेंटेनेंस लाइट प्रोवाइड करें। चॉक बोर्ड वगैरह जो है ना वो उनकी पेंट फेड अगर हो जाए तो उस पेंट को बराबर जो है ना वो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पहले होते थे जिन पे चॉक से लिखते थे वाइट चॉक से, तो वो भी उनके भी जो है ना वो आप साफ़ सुथराई और उनको भी प्रॉपर पेंट का ख्याल रखें। फिर कबर्ड जो है अलमारियाँ वगैरह उनके भी प्रॉपर आप जो है ना वो
ग्लासवेयर उन पे ऑपरेटर्स वगैरह क्योंकि लगे होते हैं, तो ऑपरेटर्स वगैरह उन पे स्टोर होते हैं, तो उसका भी आप ख्याल रखें, उसकी भी सप्लाई को प्रेफरेबल करें। उनको बिल्ट मोस्टली बिल्ट होती हैं बिल्ट इन अलॉन्ग द वॉल, लेकिन कुछ जो है ना वो इसी तरह भी होती हैं अंदर जो है ना वो बनी हुई वुडन वगैरह की, तो इसलिए उनकी केयर करें। उनको ह्यूमिड कंडीशन से दूर रखें, क्योंकि उन लकड़ी को जो है ना वो ख़त्म कर सकती है नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। डिस्प्ले जो कबर्ड्स होते हैं जो सामने नज़र आते हैं, उनको इनरिच करें स्टूडेंट विद, उनमें मटेरियल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो साइंस प्रोजेक्ट की चीज़ें भी वहाँ पे पड़ी होती हैं, उसका भी केयर करें। नोटिस बोर्ड जो होता है उसको भी आप प्रॉपर जो है ना वो सप्लीमेंट होता है, ताकि आप फंक्शन ऑफ उस पर डिस्प्ले किया जाता है। जो नोटिस बोर्ड होता है मोस्टली जो है उस पर एप्लीकेशन वगैरह या कुछ भी जो है ना अनकवर्ड, उसको अनकवर्ड रखें, उस पर जो है ना वो टाइम टू टाइम उसको यूज़ करें, और उस पर पेंट वगैरह या डिज़ायर कलर भी हो ताकि अट्रैक्टिव हो, लोग पढ़े उस पर। कर्टन्स वगैरह जो होते हैं यानी पर्दे वगैरह, उनको भी प्रॉपर ख्याल रखा जाए, फिजिक्स और डार्क रूम ना हो, ताकि मोस्टली क्योंकि लाइट का भी आपने जो है ना वो लाइट भी डिमांड होती है, लाइट भी नीडेड नेसेसरी है बायोलॉजिकल साइंस में यानी। तो कर्टन ऐसे हों कि एक तो वो गुड क्वालिटी के हों, ठीक है, उनके कलर ऐसा अट्रैक्टिव हो कि अगर आप डार्क करना चाहते हो डार्क हो, ठीक है। फिर शेल्व्स वगैरह जो अलमारियाँ वगैरह हैं उनकी केयर करें आप, उनको प्रॉपर उनकी स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उनको अनकवर्ड ऑफन द इक्विपमेंट उनको फिर गैदर करें, डस्ट वगैरह उनकी डस्टिंग वगैरह हो, उनकी जो है ना पेंट वगैरह करें, तो उनको क्लीन करते रहें ताकि उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। रीएजेंट रैक्स जो रीएजेंट जिन पे रखे जाते हैं जैसे टॉलन रीजेंट वगैरह हैं, उनको भी प्रॉपर आप जो है ना वो साइड बेंचेस में उनको अरेंज करें, उनको फिर डस्टिंग वगैरह जो भी हैं उसकी क्लीनिंग का ख्याल रखें मोस्टली। फिर ब्यूरेट और पीपट्स वगैरह जो हैं, जो रैक्स जो ब्यूरेट एंड पीपट्स वगैरह होते हैं वो बेस्ट कैप्ट रखें वुडन रैक्स में, लकड़ी के रैक्स में। दिस अलाउ फॉर इजी चेकिंग, ताकि वो इजी चेकिंग और गुड ड्रेनेज हो, उनमें से कोई जो है ना उनमें ख़तरा ना हो। मैनेजमेंट ऑफ फिजिक्स लेबॉर्ट्री, फिजिक्स लेबॉर्ट्री में जो है इक्विपमेंट, फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में जनरली जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं ह्यूमिडिटी से, क्योंकि मोस्टली वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज वगैरह होते हैं बने मेटल के, तो इसलिए इसमें जो है ना वो प्रॉपर इंस्पेक्टर करते रहें और उसको टेक केयर करें उसकी, क्योंकि जो है ना वो डेंजरस हो सकता है, उनको जो है ना क्रूजन वगैरह हो सकता है। अब लेड अकोमोडेटर फुली चार्ज, जो चीज़ें लेड अकोमोडेटर होती हैं कि वो स्लोली लीक करती हैं व्हेन लेफ्ट अडल, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 या 4 मंथ में उनको कम्प्लीटली अनचार्ज करें, उनको अनटेंडेड करें और वो चार्ज अप अगेन करें। फिर अल्कलाइन जो अकोमोडेटर होते हैं जैसे निकल आयरन वगैरह के जो अल्कली की चीज़ों के जिन्हें कंट्रोल करते हैं जमा करते हैं, तो उनको भी जो है ना अकोमोडेटर फॉर पर लॉन्ग टाइम एंड द अकोमोडेटर कैन बी शॉर्ट सर्किट विद क्रॉस टर्मिनल के साथ उनको करें। बैटरी चार्जर जो हों उनको भी, पावर बैंक वगैरह जो क्या पावर पैक मोस्ट जो स्कूल हैं बैटरी चार्जर जो है ना उनको यूज़ करें, उनको जो है ना डबल डीसी वगैरह उनकी करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह का ख्याल रखें, उनको कनेक्ट करें। उनको अगर आप स्टोर करते भी हो आप उनको कुछ टाइम के लिए, तो वो फिर उनके लिए आप उसके एक दफ़ा ज़रूर उसको चार्ज करके स्टोर करें। मीटर वोल्ट मीटर वगैरह को ज़रूर आप डायग्नोस्ट करते रहें, उनको ऊपर जो है ना प्लास्टिक माउंटिंग वगैरह हो, कलर टर्मिनल हो, पॉजिटिव और बैक में डिफरेंस हो, मीटर्स एंड जो वोल्ट मीटर वो ट्रबल फ्री हों, ठीक है, और वह बेस्ट कंडीशन में हों, यानी वो वर्किंग करते हों। गलवानोमीटर्स वगैरह भी वर्किंग करते हों। ये तो गलवानोमीटर वो कहता है इजीली डैमेज हो सकता है बर्न या कॉइल्स की मदद से, तो इसको जो है ना वो आपने प्रोटेक्टेड रखना होता है, अरेंजमेंट करना होता है, और प्रेस ऑन वॉच एंड कैलकुलेटेड गार्ड रजिस्टर, तो गलवानोमीटर की आपने केयर करनी होती है। फिर वीट स्टोन जो होते हैं ये ब्रिजेस द क्रोम वायर्स ऑन वीट स्टोन ब्रिज बोर्ड बिकम्स किंकी एंड वर्न आउट आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज, तो लंबे अर्से तक आप इस्तेमाल करें तो ये किंकी हो जाएंगे और वॉर्न आउट हो जाएंगे, तो इनकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। फिर रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं, तो ये रिक्वायर लिटिल जो है ना मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं, तो क्योंकि ब्रास प्लग्स होते हैं या सॉकेट्स वगैरह होते हैं, तो इनको पॉलिश वगैरह करना होता है ताकि इनको जो है ना वो इंश्योर करें कंटैक्ट, ताकि टॉर्निश वगैरह से इनको प्रिवेंट किया जाए। फिर मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, मैग्नेट्स की भी वो साइड को कहता है कि उनको प्रोटेक्शन करना होता है, तो मैग्नेट के जो है ना उनको सॉफ्ट आयरन होता है इसलिए वो रस्ट ले सकते हैं, तो इसलिए उनके पेंट वगैरह हों। लेंसेज और प्रिज्म वगैरह को बहुत केयर से रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं इनके स्क्रैच पड़ सकते हैं, तो इनको एक ट्रे में जो है ना अलग से रखें और इनके ऊपर जो है ना कवर भी रखें। थर्मामीटर क्योंकि एक फ्रेजाइल चीज़ है, ग्लास के या ब्रेकेबल है, तो वो टूट सकता है, तो इसलिए उसको जो है ना वो प्रॉपर उसके ऊपर केसिंग का इंतज़ाम रखें। क्लिपर्स और वर्नियर जो हैं ये मेटल के होते हैं, तो इनको जो है ना वो रस्ट लग सकता है, इसलिए इनको जो है ना वो प्रॉपरली ग्रीस्ड की जाए और रैप की जाए प्लास्टिक बैग में, ताकि उनको रस्ट वगैरह ना लगे। मैनेजमेंट ऑफ केमिस्ट्री लैब, आप केमिस्ट्री की, ये फिज़िक्स की लैब थी, केमिस्ट्री की लैब में अब क्या कुछ होना चाहिए। केमिस्ट्री की लैब में मोस्टली एक होते हैं तेज़ाब वगैरह, तो वो एस्टिक और एसिड हो सकते हैं। इक्विपमेंट जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं उनमें वो फ्यूम हो सकता है, तो फ्यूम कबर्ड ऐसा कबर्ड हो जो वाल्स एंड द बेसिस लाइन विद द वाइट टाइल, तो उनमें वाइट टाइल्स हों
ताकि जो स्लोली क्रूडेड और बेस्टिक फ्यूम्स होते हैं वो वाल्ड एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन द फ्यूम कबर्ड, तो वो फ्यूम कबर्ड में आप कर सकें। फिर गैस जनरेटर जो कीप्स हैं वो ऑपरेटर जो है वो जनरेट किया जाए मोस्टली गैस लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह जो है ना उससे वाल्वेट होती है, जनरेट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको भी मेंटेन करना चाहिए ऑपरेटर्स को टाइम टू टाइम। केमिकल बैलेंस होना चाहिए कि जो है ना मोस्ट स्कूल हैव जो है ना डबल पेन होता है सम विद डाई प्रोग्राम एंड फ्यू हैव इलेक्ट्रिक डबल पेन्स। अब क्या बैलेंस दीज बैलेंस आर केप्ट इन ग्लास केसेस विच रिड्यूस एक्सपोजर टू एक्सपोजर, तो जो ग्लास के केस में रखा जाए ताकि जो है ना वहाँ पे उनको जंग लगने का खतरा ना हो। फिर डायलोग्राम कि द बैलेंस आर प्रेफर टू बी डबल प्लेन बैलेंस दे कैन स्टैंड रफ हैंडलिंग, ताकि जो है ना रफ हैंडलिंग से वो स्टार्ट कर सकें और मूविंग पार्ट ऑफ द डायलॉग। इलेक्ट्रिक बैलेंस हो कि इलेक्ट्रिक बैलेंस वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो बैलेंस करती हैं इलेक्ट्रिकली, तो उनको जो है ना वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, तो इसलिए स्टाफ को चाहिए कि उनको प्रॉपरली उनको टेक्नीशियन के थ्रू जो है ना वो अप्लाई करें। रीजेंट बॉटल्स, जो रीजेंट की बॉटल होती हैं उनमें जो है ना मोस्टली केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उनको क्लीन करते हैं, उनको ग्राइंड करते रहें, उनको चिप एज जो होते हैं उनको रिपेयर करवाएं, बॉटल को ना वो क्रैक वगैरह से बचाएं, उनको रिप्लेस करवाएं अगर उनमें कोई क्रैक वगैरह हैं। हज़ार्ड सिंबल होती है, नेम ऑफ फार्मूला, केमिकल स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ये उनके ऊपर लेबल होने चाहिए, ये 3 चीज़ें, ताकि पता हो कि कौन सी चीज़ कितनी डेंजरस है। फिर एस्पिरेटर एंड जग्स, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको प्रॉपर से जो है ना वो मेंटेन किया जाए, उनको अलग से रखा जाए ताकि जो है ना वो उनको खतरा ना हो। ट्राईपोड स्टैंड वगैरह जो है उनको भी लंबे टाइम तक अगर आप यूज़ करें तो उनके ऊपर लोहे के होते हैं क्योंकि स्केल वगैरह आ सकते हैं, तो उसको फिर रब करें यानी जो उसका सैंड पेपर होता है ताकि वो साफ़ रहें, उनका ऊपर स्मूथ रहे और कोई उनके जो है वो डेंजरस या हज़ार्ड ना हो। रिटॉर्ट स्टैंड जो होते हैं उनके क्रूडेड हो सकते हैं एसिड वगैरह से, तो उनको भी जो है ना वो स्पॉइल कर उनको भी आप करते रहें, टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं और क्लीन करते हैं। कार्क बोरर जो है मोस्टली जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं क्योंकि उनके शार्प एज होते हैं, ब्लंट एज होते हैं, वो कट लगा सकते हैं, तो इसलिए उनको भी कवर करके रखें। फिर ग्लास वेयर, जो प्लास्टिक जो कांच की चीज़ें होती हैं उनका भी काफ़ी जो है ना वो चिप सोडा वगैरह जो उनको सैंड पेपर या ऑयल से आप उनके जो साइड हैं उनको बराबर जो है ना वो करते रहें ताकि डेंजरस। फिर अब ब्यूरेट्स एंड पेपर्स वगैरह ये भी कांच के होते हैं, ब्रेकेबल हैं, तो इनको भी जो है ना आप प्रॉपरली एक तो प्रिवेंट करें इनको, उनके साथ कुछ चीज़ें जो उनको क्लीन करें यूज़ के बाद फ़ौरन। सिरिंज वगैरह में भी क्लॉटिंग वगैरह हो सकती है, इसको भी आप ट्रबल फ्री बनाने के लिए आप प्लास्टिक की सिरिंज यूज़ करें और इसको आप जो है ना वॉश करें आफ्टर यूजिंग। सेफ्टी ग्लासेस जो होते हैं उनको भी जो है ना आप फ़ौरन यूज़ करके उनको क्लियर करें ताकि उनमें कुछ चीज़ें जो है ना वो स्क्रैच, एक तो स्क्रैच वगैरह ना पड़े, फिर उनमें कुछ चीज़ें जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो चिपक ना जाएँ यानी अटैच ना हो जाए, कोहेसिव ना हो जाए, तो उससे वो। फिर मोटर पेस्टल जो है यानी जो चीज़ें जो है ना वो चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होती हैं, पीसने के लिए, तो इनको जो है ना मिक्सचर के आप जो है ना केमिकल के स्टेन पड़ सकते हैं, तो इनको यूज़ करने के बाद फ़ौरन वॉश करें और इनको वॉश करें जी मिक्सचर के साथ ताकि जो है ना वो बिल्कुल साफ़ रहें। ट्रॉलीज़ वगैरह का भी ख्याल रखें क्योंकि उनको भी जंग लग सकता है, उनको वर्किंग कंडीशन में अच्छा रखने के लिए आप ग्रीस वगैरह का यूज़ करें। आप बायोलॉजिकल जो लेबॉरेटरी में उसमें सबसे पहले आते हैं जी स्पेसिमेन वगैरह, एनिमल्स वगैरह, एक्वेरिया वगैरह, तो इसको इन चीज़ों का मेंटेनेंस करते रहें, उनको प्रॉपर रखें। माइक्रोस्कोप की जो है ना वो प्रिसाइशन इंस्ट्रूमेंट और फ्रेजाइल है, तो इसलिए इसको केयरफुली जो है ना वो ट्रेन स्टूडेंट लोग यूज़ करें। फिर इस पे जो है ना एक्सरसाइज करें, फोकसिंग पे माइक्रोस्कोप रिकमेंड करें जब नीडेड हो, ओनली प्रमोट करें रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोप, और जो है ना इसकी टेक केयर करें। माइक्रोस्कोप लैंप्स जो हैं जो लैंप्स हैं माइक्रोस्कोप के उनको भी ट्रबल फ्री रखें, प्रॉपरली जो है ना वो गाइड, जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं या जो लोग जानते हैं वो यूज़ करें, तो इसके जो है ना वो ऊपर लेड वगैरह वायर वगैरह जो है ना वायर वगैरह भी इसकी चेक करें प्रॉपर यूज़ करते हुए। मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस वगैरह हैं उनको प्रॉपर एक ट्रे में रखें या बॉक्सेस में रखें क्योंकि उनके ऊपर स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं उनके ग्लास के ऊपर। फिर स्लाइड्स वगैरह का भी केयर करें क्योंकि वो ग्लास की होती हैं, वो ब्रेकेबल हैं, टूट सकती हैं, तो इसलिए उनको बचाने के लिए अलग से स्लॉट में रखें और उनको स्क्रैचिंग से भी बचाएं। डाइसेक्शन जो सेट्स होते हैं उनको भी प्रॉपरली जो है ना चेक करें, उनमें लेबॉर्ट्री में उनको लेसन दें, उनके ऊपर जो है ना वो स्टोर करें और प्रिवेंट करें रस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से। वैक्स ट्रेज वगैरह जो होते हैं उनको भी गैल्वेनाइज्ड रखें आयरन शीट की मदद से और उनको मेंटेन्स करते रहें उनका वर्क ताकि वो आपको हेल्प करें। साइंस की लेबॉर्ट्री में आप जो लाइब्रेरी होती है कि कुछ में बुक्स वगैरह भी साइंस की चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो किस तरह की बुक्स चाहिए होती हैं कि बुक्स आप इनकरेज करते हो या ब्रोज करते हो इन शॉप से, फिर क्या करते हो कि साइंस फंड से आप उनको ख़रीदते हो, इसमें आप बुक्स हो सकती हैं, मैगज़ीन हो सकती हैं, कैटलॉग वगैरह हो सकते हैं।
अब एक एक का देखते हैं कि बुक में कौन 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 सी चीज़ें, साइंस से रिलेटेड बुक्स, ऑपरेटर से रिलेटेड बुक्स, जिन्हें मटेरियल यूजेस बुक्स, इंस्ट्रूमेंट यूजेस बुक्स, तो इस तरह की बुक्स होती हैं जो गाइड करती हैं प्रॉपर आपने लेबॉरेटरी कैसे यूज़ करनी है और कौन सी चीज़ जो है ना कितने फ़ायदेमंद है और किस कैन बेनिफिट्स हैं और कौन सी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। फिर मैगजीन्स वगैरह आती हैं कि वो साइंस जो है ना साइंटिफिक मैगजीन्स आते हैं जिसमें लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, जिसमें रिकमेंड किया जाता है कि आपने कैसे जो है ना वो बॉइलिंग प्रॉब्लम्स, बिलिंग प्रॉब्लम और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैनेज करनी होती हैं। मैगजीन्स में मोस्टली जो है ना वो वीक टू वीकली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, तो इसमें आपने डिटेल देखनी होती है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप करते हैं। फिर कैटालॉग वगैरह होता है, जो कुछ साइंटिफिक कंपनीज वगैरह जो है ना वो कैटालॉग वगैरह जो है ना वो स्कूल को फ्री ऑफ चार्ज देती हैं, ताकि जो है ना वो लोग जो लोकल एजेंट हैं वो उनको बाय लोकल सप्लाईज होते हैं, वो एजेंट होते हैं वो सप्लाई करते हैं, ताकि लोगों के अंदर साइंस का शौक हो और कमिटमेंट हो और उनमें जो है ना वो यूज़ करने की भी पता हो, और प्राइसेस वगैरह भी आते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन बुकलेट और शीट्स वगैरह के वो बुक्स या शीट्स होती हैं जिन पे इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है। पम्फलेट वगैरह या न्यूज़ लेटर्स होते हैं कि साइंटिफिक कंपनी जो है ना वो सेंड आउट करती हैं कुछ पम्फलेट या न्यूज़ लेटर टू कीप स्कूल इन्फॉर्म देयर न्यू प्रोडक्ट्स, ताकि न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको रखें। फिर स्कूल में कुछ स्कूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो स्कूल में मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन के लिए आफ्टर इक्विपमेंट, जैसे साज वगैरह जो आरीज वगैरह होती हैं, इनको आप जो है ना, क्योंकि ये ब्लंट होती हैं, एक तो उनसे बचना चाहिए, उनको कवर को जो है ना उनके कवर करने चाहिए, उनके टूथ वगैरह को शार्पन भी टाइम टू टाइम करना चाहिए, और उनको ग्रीस वगैरह भी लगानी चाहिए ताकि रस्टिंग ना हो। फिर एक्स साज में भी यही है, उनका ब्लेड वगैरह चेंज करते रहें ताकि जो है ना वो एक ही जगह जो है वो ना क्रूड ना हो जाए। फिर कॉपिंग जो सॉ है उसका भी केयर करें कि जो होल्स वगैरह, कटिंग होल्स, सर्कुलर पीसेज ऑफ द वुड, तो इनको भी। फिर फाइल यूज़ द करेक्ट फाइल फॉर द जॉब, तो करेक्ट फाइल यूज़ करें जॉब के लिए। रेस्प जो है कि वेरी कोरस टीथ एंड इट कैन ओनली बी यूज फॉर वुड वर्क। फ्लैट फाइल फ्लैट होनी चाहिए, फ्लैट फाइल जो है ना वो कोरस टूथ फाइन टूथ होते हैं इसके, तो इसको भी जो है ना वो स्टोर करना चाहिए ब्रास पच में। ट्रायंगल फाइल होनी चाहिए। फिर जो है ना राउंड फाइल हो, कि राउंड फाइल का क्या होता है, यूज़ फॉर राउंडिंग अप फाइल्स, राउंडिंग अप होल्स को राउंडिंग अप करने के लिए, गोल करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रायंगल जो है ना एंगुलर ऑब्जेक्ट को। फिर कोल्ड जो चीज़ल्स हैं इनको यूज़ चीज़ल टू कट मेटल प्लेट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, इसको भी ग्रीस वगैरह लगाते रहें। जो मेटल की चीज़ें उनको ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह लगाते रहें ताकि उनको क्रूड वगैरह ना हो, ठीक है, या पेंट वगैरह कर दें। फिर कटर वगैरह होते हैं, कटर्स का भी आप केयर करें, उनको जो है ना वो नेल थिक जा, ताकि जो है ना वो कुछ वायर्स वगैरह को आप कट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको भी मेंटेनेंस करते रहें। प्लाइजर जो है, प्लेजर्स जिनको तो इनको जो है ना कट किया जाता है माइल्ड स्टील वायर्स और नेल आयरन नेल्स वगैरह को, तो इसको भी ख्याल रखें। हैमर, हैमर को जो है ना आप प्रोटेक्ट करें, हैमर को हैवी जॉब के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको जो है ना हैंडल किया करें प्रॉपर वुडन के बॉक्स में, वो कहता है, और इसमें भी पेंट वगैरह होनी चाहिए ताकि इसको भी क्रूड ना हो। फिर सॉलिडरिंग, हैंड ड्रिल, ऑयल स्टोन, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रॉपरली इनको कैरी किया जाए और इनको सामने रखा जाए ताकि जब भी नीड हो इनको यूज़ किया जा सके। सैंड पेपर ताकि जो है ना वो स्टॉक में होना चाहिए, क्योंकि ये यूज़ होता है मोस्टली चीज़ों से जो है ना क्रोजन वगैरह को दूर करने के लिए। फिर एमएलसी पेपर, ऑयल कैन वगैरह यूज़ होते हैं लेबॉर्ट्री में, और एडजस्टेबल स्पिनर वगैरह, तो ये आप इन चीज़ों का यूज़ लिख सकते हो ताकि डिफरेंट चीज़ के डिफरेंट यूज़ के। हैमर का क्या यूज़ है, फॉर एग्जांपल आप चीज़ों को कुछ लकड़ी के जो चीज़ें हैं बेंच वगैरह को मेंटेन करने के लिए हैमर यूज़ करते हो। ऑयल कैन वगैरह आप जो है ना वो यूज़ करते हो कुछ कलर वगैरह को मिक्स करने के लिए, या फिर जो है ना इक्विपमेंट को आप इजीली जो है ना उनको ग्रीस कर सकते हो ताकि उनको कुछ भी क्रूड वगैरह ना हो। अब कुछ क्वेश्चन है कि आप कैसे जो है ना वो हाउ विल यू लोकेट एन आइटम फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग ए प्रैक्टिकल, तो कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट के थ्रू जो है ना लिस्ट में होगा, या फिर आप जो है ना वो देखते हो शेल्फ में कि केमिस्ट्री की लैब में है, बायो की लैब में है, तो दौरान जो है ना आपको पहले पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट की लैब है, कौन सा सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, कौन से लैब में जाना पड़ेगा आपको, फिर किस लिहाज से केमिकल ढूंढना है आपने, या फिर कोई ग्लास वेयर ढूंढना है, या फिर आपने कोई प्लास्टिक की चीज़ ढूंढनी है। फिर वाई केमिकल रिक्वायर स्पेशल अटेंशन फॉर द स्टोरेज, क्योंकि केमिकल फ्लेमेबल हो सकते हैं, वो कंबस्टिनेबल हो सकते हैं, ठीक है, फिर जो है ना वो डेंजरस हो सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं, तो इसलिए उनको प्रॉपर जो है अलग से स्टोरेज की जो अटेंशन दी जाए उनके ऊपर लेबल भी होना चाहिए। वेन मटेरियल इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड इन लेबॉर्ट्री व्हाट विल कॉन्सिक्वेंसेज, तो अगर वो प्रॉपरली नहीं होंगे तो वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, फिर उनके जो है ना वो डैमेज हो जाएंगे सब, तो किसी काम के नहीं रहेंगे। व्हाट आर कंसिडरेशन ऑफ लेबॉर्ट्री इंस्पेक्शन, तो लेबॉर्ट्री इंस्पेक्शन के दौरान आपने कंसिडर करना है कि जो चीज़ें हैं
कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं, कौन सी कम है, कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कौन सी चीज़ें अगले साल के लिए जो है ना वो ज़रूरी हैं, कौन सी सस्ती हैं, कौन सी महंगी हैं, इन सब का, फिर कौन सी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी, कौन सी जो है ना ज़्यादा है आपके पास स्टॉक में पहले, देन जो है ना आपने कौन सी चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, स्टोर किस जगह करना है। फिर डिटेल नोट ऑफ फर्नीचर रिक्वायर्ड फॉर स्कूल लेबॉर्ट्री, तो स्कूल लेबॉर्ट्री के लिए डिटेल लिखें आपके, उनके लिए बेंच चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए लॉन्ग जो है ना वो डेस्क वगैरह चाहिए जिनके ऊपर चीज़ें जो है ना काफ़ी रेंज उसके, फिर चेयर्स वगैरह चाहिए, फिर जो है ना स्टूल वगैरह चाहिए क्योंकि टूल वगैरह पे बैठना इजी होता है, और ऊंचे टूल चाहिए कि ताकि ऊपर से आप जो है ना इजीली इंस्पेक्ट कर सकें, चीज़ों को प्रैक्टिकल कर सकें। फिर हाउ विल यू लुक आफ्टर फिज़िक्स लेबॉर्ट्री, तो फिज़िक्स के में मोस्टली क्योंकि मेटल की चीज़ें होती हैं तो आपने उनको जो है ना वो स्क्रू गेज वगैरह हो गए, स्टॉप वॉच वगैरह, तो उनमें आपने बैटरीज वगैरह का ख्याल रखना होता है, लाइट वगैरह का ख्याल रखना होता है चीज़ें। तो बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में अब मोस्टली स्पेसिमेंस वगैरह होते हैं, एक्वेरिया होता है, एनिमल्स होते हैं इसमें, तो उनको प्रिजर्व प्रॉपरली करना होता है। फिर जो है ना आपने बायोलॉजिकल लैब में जो है ना वो जो लाइट वगैरह का फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स के जो है ना वो पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। केमिस्ट्री की लैब में आपने केमिकल का केयर करना होता है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी। सब्सक्राइब